सेक्शन 9 सीपीसी जो डिक्शन ऑफ द सिविल कोड इस पर बात हो रही थी। आपसे कहा गया था कि एक्सप्रेसली अगर वार्ड है अभिव्यक्त रूप से सिविल कोड का जो डिक्शन रोका गया है तो सिविल कोड का जो डिक्शन नहीं होगा, या विविक्षित रूप से रोक दिया गया है तो भी नहीं होगा। अदरवाइज सिविल कोड को सभी सिविल काज ऑफ एक्शन पर एडजुडिकेशन का हक ये रहेगा। इसका मतलब यह हुआ कि सिविल काज ऑफ एक्शन है, यह सिविल नेचर काज ऑफ एक्शन है। तो जो सबसे पहली बात आपके दिमाग में आनी चाहिए, आपके दिमाग में मीनिंग देयर बाय सिविल कोड के दिमाग में, कि जुडिक्शन उसे है। क्योंकि प्रथमता क्या कहा, जिस ऑर्डर में सेक्शन इनेक्ट उसी ऑर्डर में सेक्शन को देखिए। प्रथमता तो जिन शब्दों का प्रयोग लेजिस्लेचर ने किया, उसने कहा कि सभी सिविल वादों का संज्ञान करने की अधिकारिता सिविल कोर्ट में होगी, और सिर्फ सिविल वाद के लिए नहीं कहा, सिविल प्रकृति के वादों में। तो जरूरी यह है कि सबसे पहले आज यही समझ लेते हैं कि सिविल वाद और सिविल प्रकृति के वाद, इनके बीच क्या फर्क है। क्योंकि सिविल वादों के संज्ञान की अधिकारिता ये तो सिविल कोड को है ही, साथ ही साथ सिविल प्रकृति के जो वाद हैं उनके संज्ञान की अधिकारिता भी सिविल न्यायालय में है। और कहा कि सभी सिविल प्रकृति के वादों की संज्ञान करने की अधिकारिता होगी। इसका मतलब यह हो गया कि मसला अगर सिविल कोर्ट के द्वारा संज्ञान योग्य है, यानी मामले में न सिर्फ पद संबंधी या संपत्ति संबंधी प्रश्न अंतर्ग्रस्त है, बल्कि किसी भी इंस्टीट्यूट के द्वारा उस पर्टिकुलर मामले पर सिविल न्यायालय का संज्ञान रोका भी नहीं गया है, यानी वो वाद कारण जिस विषय वस्तु से संबंधित हो रहा है उस वाद कारण पर सिविल न्यायालय को संज्ञान लेने से किसी भी न्यायालय के द्वारा रोका नहीं गया है। जैसे आपकी आवासीय संपत्ति को लेकर विवाद है तो संपत्ति संबंधी प्रश्न अंतर्गत है, ठीक है, आवासीय संपत्ति से संबंधित विवाद है। तो इस विवाद में संपत्ति संबंधी प्रश्न अंतर्ग्रस्त है, इस बात को समझ लेने में कोई कठिनाई है ही नहीं। और संपत्ति का प्रकार कैसा है, आवासीय। संपत्तियां एक प्रकार की ही हो जरूरी नहीं, संपत्तियां आवासीय होती हैं, संपत्तियां वाणिज्यिक होती हैं, संपत्तियां औद्योगिक होती हैं। लेकिन यहां संपत्तियां कृषि योग्य ये होती हैं। यहां जो संपत्ति अंतर्ग्रस्त हुई है, यहां जो संपत्ति जिसके संबंध में प्रश्न उठाया गया है उसकी प्रकृति है आवासीय, और आवासीय संपत्ति इसके संबंध में किसी भी विधि के द्वारा सिविल न्यायालय का जो वाद श्रवण का हक है उसे रोका ही नहीं गया है। जो कृषि योग्य संपत्ति है, जो कमर्शियल प्रॉपर्टी हो, औद्योगिक प्रॉपर्टी हो, उनके संबंध में हो सकता है इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट ये लागू हो रहा हो सकता है यूपीजेडए या राजस्व संहिता ये लागू हो रही हो, या उस संपत्ति के संबंध में कोई और कानून वो बन गया हो, वो लागू हो रहा हो, और वो कानून हिंदू मैरिज एक्ट उसके समान घोषणा कर रहा हो कि इस अधिनियम में
जिन चीजों के बारे में व्यवस्था कर दी गई है उन चीजों के बारे में अन्य कोई प्रक्रिया लागू ही नहीं होगी। इस अधिनियम में जिस प्रक्रिया को दिया गया, ये जिस न्यायालय को बताया गया वही एडजुडिकेट करेगा। जैसे आपने दंड प्रक्रिया संहिता में देखा कि जुर्माना व्यक्ति पर लगाया गया है, उसने जुर्माना दिया ही नहीं, तो जुर्माना नो डाउट संपत्ति संबंधी प्रश्न है। लेकिन जुर्माने की रिकवरी की व्यवस्था क्योंकि सीआरपीसी की धारा 421 में दी गई थी, इसलिए सिविल सूट लाई नहीं करेगा। आप ये कहें कि रिकवरी ऑफ मनी, इसके लिए हम सिविल सूट लाएंगे, नो, जरूरत ही नहीं। आप कहें जुर्माना वसूलने का हक सरकार को होता है, ये ठीक है, लेकिन सरकार भी सिविल सूट लाती है। लेकिन जुर्माना वसूलने के लिए सरकार भी सिविल सूट नहीं लाएगी। और फिर जब हम लोगों ने दंड विधि पढ़ी थी तो भी हम लोगों ने देखा था कि जुर्माने में से प्रतिकर के तौर पर पीड़ित को धनराशि ये दिए जाने का प्रावधान ये भी किया गया था। मेरा ख्याल है 430, 431 वहां सारी बातें थी। तो जो ठीक है प्रतिकर दिया जा सकता, ये तो 357 ABCD वो सारी चीजें थी। लेकिन 430, 431 में ये लिखा हुआ था कि नॉर्मली जुर्माना देने में व्यतिक्रम करने पर व्यक्ति को जो दंडादेश दिया गया है, यदि वो उसने भुगत लिया है तो सामान्य नियम यह रहेगा कि उसको जुर्माना नहीं वसूलेंगे। कोई विशेष कारण हो तो जुर्माना वसूलेंगे। लेकिन अगर प्रतिकर का आदेश दिया गया है, यह जुर्माने की धनराशि से किसी को कुछ पाने का हक है, तो फिर जुर्माना वसूला जाएगा, भले ही आपने जुर्माना देने में व्यतिक्रम करने पर जो दंड मिलना था उसको भुगत लिया है। मीनिंग देयर बाय कहने का अर्थ यह है कि जुर्माने की धनराशि में अन्य लोग भी हितबद्ध हो सकते हैं, स्टेट गवर्नमेंट के अलावा। लेकिन इसके बाद भी सिविल सूट नहीं आएगा। क्यों? कानून है, उसमें अन्य तरीका दे दिया गया। ठीक है, भले ही सीआरपीसी ये नहीं कहती है कि सिविल सूट नहीं आएगा, ये शब्दों का प्रयोग सीआरपीसी में नहीं है कि जुर्माने की धनराशि या प्रतिकर की धनराशि वसूलने के लिए सिविल सूट नहीं आएगा, ये शब्दावली नहीं है। लेकिन फिर भी किसी भी काम को कैसे किया जाएगा, इसे निश्चित करने का हक विधायिका को है। विधायिका ये तय कर सकती है कि किसी भी काम को किस प्रक्रिया से किया जाएगा और साथ ही साथ कौन करेगा, इसे तय करने का हक विधायिका का है। और इसे तय करते समय विधायिका संप्रभु शक्तियों का उपयोग करती है। भाई उस समय तो विधायिका संप्रभु होती है, उसके आदेश का अपालन कोई नहीं कर सकता। उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय भी जो उसने कहा है उसी को लागू कराते हैं। वो सिर्फ इतना देखेंगे कि जो कानून बनाया गया वो ऑब्जर्व हुआ या नहीं। विधायन के क्षेत्रों में कॉन्स्टिट्यूशन की सीमा में रहते हुए विधायिका कुछ भी इनेक्ट करने को स्वतंत्र है। तो अगर विधायिका ने किसी काम को करने का कोई निश्चित तरीका है, यह तय कर दिया कि काम इस ढंग से होगा, यही करेंगे हम, इसका मतलब यह हो गया कि विधायिका ने विविक्षित रूप से सिविल कोर्ट को संज्ञान करने से रोक दिया। यद्यपि रोकने के लिए
शब्द प्रयोग अभिव्यक्त रूप से नहीं किया है, लेकिन रोका है। क्यों? विधायिका ने अन्य फोरम और अन्य प्रोसीजर उसका निर्माण कर दिया एक विशेष संपत्ति संबंधी प्रश्न को हल करने के लिए। और स्पष्टीकरण हम लोग देखेंगे, वो बताएगा कि सिविल काज ऑफ एक्शन कौन सा है। तो वो कहेगा जिसमें अंततः या तो संपत्ति संबंधी या पद संबंधी प्रश्न अंतर्ग्रस्त है, वो सिविल काज ऑफ एक्शन है। तो मौलिक तौर पर देखें तो जुर्माना या प्रतिकर संबंधी प्रश्न संपत्ति संबंधी प्रश्न है। लेकिन चूंकि विधायिका ने एक विशेष फोरम यह तय कर दी, यद्यपि अभिव्यक्त शब्दों में सिविल कोर्ट का जुडिक्शन नहीं रोका, लेकिन फिर भी अभिव्यक्त रूप से न रोकते हुए भी विविक्षित रूप से इंप्लाइडली सिविल कोर्ट का जुडिक्शन रोक दिया है, ऐसा कहा जाना चाहिए। और हमें इस प्रकार की बेशर्मी नहीं दिखानी चाहिए, ऐसा लोग हमारा जो सामान्य जीवन है उसमें भी कहते हैं। हम लोग आपस में कहा करते हैं कि क्यों हमें साफ साफ कहने के लिए मजबूर कर रहे हो। ठीक है, कई बार जब आप नहीं मानते हैं तो आदमी झल्लाकर यह कहता है कि क्या हम साफ ही साफ कहें तभी मानोगे। ठीक है, हमें क्यों साफ साफ कहने को मजबूर कर रहे हो? कह तो दिया कि इस दरवाजे से निकलो, क्यों साफ साफ कहने को मजबूर कर रहे हो कि उधर से कोई नहीं निकलेगा? आपका सम्मान किया, नहीं कहा हमने कि कोई किधर से नहीं जाएगा, सिर्फ इधर से जाएगा। ठीक है, लेकिन आप साफ साफ कहने को विवश कर रहे हो। तो नॉर्मल बात यह है कि भले ही साफ न कहा गया हो, यही जीवन का भी सिद्धांत है, और जो जीवन का सिद्धांत है वही कानून का सिद्धांत है, क्योंकि कानून कुछ अलग नहीं बन सकता। इसीलिए कहा है, आपके प्री में यह भी पूछ देते हैं कि सिविल कोर्ट का जुडिक्शन अगर विविक्षित तौर पर रोका गया है तो सिविल कोर्ट में सूट फाइल नहीं होना चाहिए। यह सिद्धांत मूल रूप से किस सिद्धांत पर आधारित है? तो ये लोक नीति इस पर आधारित है, पब्लिक पॉलिसी। हमने कहा ना, जीवन में भी ऐसा ही होता है। इसका मतलब लोक जीवन इसी से चलता है, और जब लोक जीवन इसी से चलना तो ये लोक नीति हुई, पब्लिक पॉलिसी हुई। तो अगर इंप्लाइडली सिविल कोर्ट का जुडिक्शन रोक दिया तो भी सिविल कोर्ट को संज्ञान नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ये पब्लिक पॉलिसी की मांग है कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो सिविल कोर्ट का जुडिक्शन अगर किसी संपत्ति के संबंध में रोका गया तो फिर सिविल कोर्ट संज्ञान नहीं लेगा, चाहे अभिव्यक्त रूप से रोक दे और चाहे विविक्षित रूप से। प्रश्न कैसा है? आवासीय संपत्ति से संबंधित है। ठीक है, तो देयर इज नो इंस्टीट्यूट, कोई कानून नहीं है जो आवासीय संपत्ति के संबंध में मुकदमा लाने से व्यक्ति को रोकता हो सिविल कोर्ट के समक्ष। ठीक है, और अगर आप कहते हो कि नहीं, सिविल कोर्ट को अमुक कानून मुकदमा सुनने से रोकता है, तो फिर सामान्य सिद्धांत लागू होना चाहिए। और सामान्य सिद्धांत क्या है कि अगर आप कह रहे हो कि अमुक तथ्य अस्तित्व में है, तो उस अमुक तथ्य के अस्तित्व में होने की जानकारी आपके पास होगी। वो जानकारी आपने किस स्रोत से प्राप्त की है ये भी आपको मालूम होगा। ठीक है, बिकॉज यू आर सेइंग दैट सच एंड सच फैक्ट इज इन एग्जिस्टेंस, ये आपका कथन है। आप कहते हो
कि एआई आने से अमुक प्रोफेशन पर अमुक प्रभाव पड़ा है, तो या तो उस प्रभाव का अनुभव आपने स्वयं किया होगा, उस प्रोफेशन के पार्ट के रूप में, ठीक है, आप खुद उस प्रोफेशन में होंगे। अरे कोई तो बात होगी जिसके कारण से ये तथ्य है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आने से अमुक प्रोफेशन पर अमुक प्रभाव हुआ है। कोई तो तथ्य होगा, कोई तो बात होगी जिसके कारण से आपने इस जानकारी को, इस तथ्य की जानकारी आपने प्राप्त कर ली। तो वो स्रोत आप ही को लाना चाहिए। तो आवासीय संपत्ति के संबंध में विवाद है, कोई इंस्टीट्यूट नहीं है जो आवासीय संपत्ति के संबंध में मुकदमा सुनने से सिविल कोर्ट को रोकता हो। तो आप कहां सिविल कोर्ट में मुकदमा फाइल करेंगे? ठीक है। अब अगर प्रतिवादी ये कहता है कि नहीं साहब, आवासीय संपत्ति के संबंध में सिविल कोर्ट को अमुक अधिनियम के द्वारा या तो अभिव्यक्त रूप से या विविक्षित रूप से मुकदमा सुनने से रोका गया है, तो जीवन का सिद्धांत क्या कहता है? जीवन का सिद्धांत यही कहता है कि ये प्रतिवादी होना चाहिए जिसके ऊपर ये जिम्मेदारी रखी जाए कि ठीक है, जहां से तुमने जानकारी प्राप्त की कि अमुक विधि इस प्रकृति की संपत्ति के संबंध में मुकदमा सुनने से सिविल कोर्ट को रोक रही है, तो वो अमुक विधि आप लाकर प्रस्तुत करो। ठीक है ना? ये बर्डन ऑफ प्रूफ, ठीक है, कि सिविल कोर्ट को जुडिक्शन नहीं है इसलिए क्योंकि कोई विधि है जो अभिव्यक्त रूप से या अविवक्षित रूप से सिविल कोर्ट का संज्ञान रोकती है। ठीक है, तो इस तथ्य को स्थापित करने की जिम्मेदारी कि सिविल कोर्ट को जुडिक्शन नहीं है, जुडिक्शन एज टू सब्जेक्ट मैटर, क्योंकि सेक्शन 9 में हम जुडिक्शन एज टू सब्जेक्ट मैटर उसी की बात कर रहे हैं, ये सिद्ध करने की जिम्मेदारी किस पर होनी चाहिए? प्रतिवादी पर। यह भी आपका प्री में खूब पूछा जाता है जब पेपर कठिन बनता है कि बर्डन ऑफ प्रूफ जुडिक्शन के संबंध में किस पर होता है? जब जुडिक्शन का सवाल उठाया जाए और यह कहा जाए कि जुडिक्शन नहीं है सिविल कोर्ट को। ठीक है, तो इस बात को साबित करने का भार ये किस पर होता है? तो यह भार प्रतिवादी पर होता है। और क्यों होता है? क्योंकि हमने पिछले क्लास में भी चर्चा की और हमेशा करते हैं कि जो उपधारणा हो सकती है वो सामान्य स्थिति की हो सकती है। हम ये नहीं मान सकते कि बच्चे ने गुंडे के रूप में जन्म लिया होगा। हम यही मान सकते हैं कि बच्चा निर्दोष पैदा हुआ होगा। यह उपधारित नहीं हो सकता। और बच्चा अगर निर्दोष पारित, ठीक है, जन्म लिया होगा तो यही उपधारणा होगी कि बच्चा आज भी निर्दोष ही होगा। हम क्या मानकर चल सकते हैं? हम वही मानकर चल सकते हैं कि चीजें शुद्धतम रूप में होंगी। जो यह दावा करता है कि चीजें अशुद्ध हो गई हैं, उसकी जानकारी अशुद्धता के संबंध में होगी और उसी पर यह भार होना चाहिए कि वह चीजों की अशुद्धि को दर्शित करे। इसीलिए हमेशा प्रोसिक्यूशन पर यह भार है कि वो साबित करे कि अमुक व्यक्ति दोषी है। क्यों? क्योंकि प्रोसिक्यूशन है जो ये कहता है, प्रोसिक्यूशन ने एफआईआर लिखी है, प्रोसिक्यूशन ने चार्जशीट प्रस्तुत की है, तो उपधारणा क्या है? उपधारणा यह कि व्यक्ति निर्दोष है क्योंकि वो निर्दोष पैदा हुआ था। आप कहते हैं कि दोषी है, तो लाइए, बताइए किस आधार पे है। तो यही बात यहां है। हम संपत्ति है, चाहे आवासीय हो, चाहे औद्योगिक हो, चाहे वाणिज्यिक हो,
है तो संपत्ति। तो संपत्ति संबंधी जितने भी वाद हैं वो सब सिविल प्रकृति के वाद हैं। तो प्रथम दृष्टया हम तो यही मानेंगे कि चाहे वाणिज्यिक है, चाहे औद्योगिक है, चाहे आवासीय है तो संपत्ति, चाहे कृषि योग्य है तो संपत्ति। इसलिए सिविल कोड का जुडिक्शन है। इसलिए वादी को अपना संपत्ति संबंधी या पद संबंधी मामला सिविल कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए सिविल कोर्ट को किसी कानून को दिखाना जरूरी नहीं है। सिर्फ और सिर्फ उसे इतना ही प्रदर्शित करना पर्याप्त है कि वो जिस बात के आधार पर मुकदमा लाया है वो या तो संपत्ति संबंधी या पद संबंधी प्रश्न से संबंधित है। आप कहते हैं स्वामी है तो स्वामी होना एक पद है ना, ठीक है, और ये हमें हमारे अधिकार का एंजॉयमेंट नहीं करने देते। मीनिंग देयर बाय आपकी बात पद संबंधी प्रश्न से संबंधित है। पद कोई डीएम एसपी यही थोड़े होता है, ठीक है। तो सिर्फ इतना प्रदर्शित करना पर्याप्त है। हां, अगर प्रतिवादी ये कहता है कि ठीक है ये संपत्ति संबंधी प्रश्न है, लेकिन संपत्तियों के नेचर के आधार पर विधायिका ने इस नेचर की संपत्ति के लिए सिविल कोर्ट से अलग हटकर किसी फोरम की व्यवस्था की है, तो इट शुड बी द डिपेंडेंट हु मस्ट प्रूव, ठीक है, हिज असर्शन। उसे ही अपने अभिभाग को सिद्ध करना चाहिए। यही जीवन का नियम है, ठीक है ना, क्योंकि प्रतिवादी ही जानता होगा, तो बर्डन ऑफ प्रूफ हमेशा प्रतिवादी पर होगा अगर जुरिडिक्शन का सवाल उठाया गया। और वादी को अपना मुकदमा न्यायालय में दायर करने के लिए किसी कानून को नहीं दिखाना है, क्योंकि प्रथम दृष्टया यही माना जाएगा कि संपत्ति संबंधी है, पद संबंधी तो सिविल कोर्ट का जुडिक्शन है। अब सवाल यह उठता है कि एक काटा फिक्शन पैदा हुआ, उसमें दो बातें दिखाई दे रही हैं। एक बात सीधे सीधे संपत्ति संबंधी है, एक बात सीधे सीधे संपत्ति संबंधी है, अर्थात सिविल कोर्ट के संज्ञान के योग्य है। लेकिन दूसरी बात जो उस मामले में अंतर्ग्रस्त है, वो बात सिविल कोर्ट के जुडिक्शन के बाहर, ठीक है। दो बातें, दो प्रश्न अंतर्ग्रस्त हैं किसी मामले में। इसका सबसे बेहतर उदाहरण जो आपसे मेंस में भी पूछा जाता है यह है कि एक खेत में किसी ने कब्जा कर लिया, आप उसके स्वामी हैं, किसी ने आपके खेत पर कब्जा कर लिया और उसमें आवासीय मकान बनाकर खड़ा कर दिया और साथ ही साथ खेती भी कर रहा है, ठीक है। खेत में उसने मकान भी बना लिया और खेती भी कर रहा है। अब कृषि योग्य भूमि से बेदखली, ठीक है। आप क्या चाहते हैं कि आपका खेत वापस मिलना चाहिए। आपको क्या चाहिए? खेत वापस चाहिए। और खेत वापस मिलने के लिए जरूरी यह है कि मकान गिराया जाए, तभी तो मिलेगा खेत, अन्यथा कैसे मिल जाएगा? अन्यथा तो खेत और मकान मिलेगा। खेत वापस मिले इसके लिए जरूरी क्या है? मकान गिराया जाए। अब खेत इस पर यानी कृषि योग्य, नो डाउट खेत और मकान दोनों संपत्तियां हैं, लेकिन मकान है आवासीय संपत्ति और खेत है कृषि योग्य संपत्ति। और जो विभाजन है
उस पर कृषि योग्य संपत्ति, इससे अतिक्रमणी को यानी ट्रेसपासर को यानी अतिचारी को बेदखल करने का हक किसका है? रेवेन्यू कोर्ट का। ठीक है, क्योंकि कृषि योग्य संपत्ति से संबंधित जो वाद हैं उन पर सिविल कोर्ट का संज्ञान अभिव्यक्त रूप से राजस्व संहिता में भी और जेडे का सेक्शन 368 था उसमें रोक दिया गया था। कहा गया था कि जिन बातों के बारे में इस अधिनियम में व्यवस्था है उस बात के संबंध में सिविल कोर्ट को अधिकारिता नहीं होगी। ठीक है, अब सवाल यह उठता है कि चूंकि कृषि योग्य संपत्ति है और उस पर अतिक्रमण किया गया, अगर चला भी जाए नेटवर्क तो रुके रहिएगा क्योंकि नेटवर्क गड़बड़ कर रहा है, तो कृषि योग्य संपत्ति इससे बेदखली है, रेवेन्यू कोर्ट करवाएगा क्योंकि एक्सप्रेस जुडिक्शन रोक दिया गया है। लेकिन मकान चूंकि आवासीय संपत्ति है तो मकान के संबंध में रेवेन्यू कोर्ट को कोई जुडिक्शन नहीं है। ठीक है, अब आपके मामले में दो प्रश्न अंतर्ग्रस्त हो गए। इन प्रश्नों की संख्या 3 भी हो सकती है। उसने मकान किसी किराए दे दिया, ठीक है, और किराया वसूल रहा है। आप ये भी कहते हैं कि संपत्ति के अंतकालीन लाभ भी हमें दिलाए जाए, 4 भी हो सकते हैं। ठीक है, ये तो तथ्यों में जो मामले को देखते हैं तो ज्यादा स्पष्ट होता है, उदाहरण उतने दिमाग में नहीं आते हैं और इसीलिए कचहरी का रोल है कानून को समझने में, क्योंकि वहां समस्याएं तथ्यों के आधार पर आती हैं। तब दिखाई पड़ता है कि इसमें 5 प्रश्न अंतर्ग्रस्त हैं, 2 रेवेन्यू कोर्ट से संबंधित हैं और 3 सिविल कोर्ट से। ठीक है, लेकिन मोटे तौर पर यहां 2 प्रश्न अंतर्ग्रस्त हो रहे हैं। एक सिविल कोर्ट के द्वारा संज्ञान के योग्य है और एक रेवेन्यू कोर्ट के द्वारा। ऐसी दशाओं में हम कहां मुकदमा फाइल करें, क्योंकि अगर विषय वस्तु संबंधी अधिकारिता सिविल कोर्ट को नहीं है तो आपको पहले ही कहा जा चुका डिग्री कैसी है? शून्य। ठीक है, डिग्री का कोई मतलब नहीं है। और अगर स्थानीय अधिकारिता या धन संबंधी अधिकारिता नहीं है तो कुछ शर्तों की अगर पूर्ति हुई है तब तो डिग्री बच सकती है, अन्यथा वो भी खतरे में आ जाएगी। जब हम लोग धारा 21 पढ़ेंगे तो इस बात को भी देखेंगे। लेकिन एक बात तो तय है कि जुडिक्शन एज टू सब्जेक्ट मैटर अगर नहीं है तो डिग्री शून्य है। इसलिए सावधानी की जरूरत है। 2 प्रश्न अंतर्ग्रस्त हो गए मामले में, एक सिविल कोर्ट के संज्ञान से संबंधित है और एक का संज्ञान सिविल कोर्ट ले ही नहीं सकता। अगर इसमें आपने फोरम के चुनाव में गलती कर दी तो मालूम पड़ा 10 साल मुकदमा लड़ने के बाद जैसे तैसे आप फैसला करा पाएंगे और डिग्री शून्य है, उसका कोई मतलब नहीं होगा। और जब दोबारा मुकदमा फाइल करना चाहेंगे तो हो सकता है लिमिटेशन चली गई हो। ठीक है ना, दायरी न कर पाओ। तो इसलिए सावधानी की जरूरत है। अब ऐसे मामलों में हम ये देखते हैं, जैसे इसी लिए कहते हैं ना कि ज्यूरिस्प्रूडेंस पढ़ना जरूरी है। कहते हैं वो विधि का दर्शन है। और एक बार हमने और आपसे चर्चा की थी कि दर्शन का मतलब होता है देखना, और देखने का मतलब यह नहीं कि जो दिखाई पड़ रहा है वो ही देख लो। देखने में आपका इफर्ट, आपका प्रयास ये शामिल नजर आता है। ठीक है, आप देख रहे हैं मीनिंग देयर बाय उसी को देख रहे हैं जो जिसे देखना चाह रहे हैं, उस सबको नहीं देख रहे हैं जो दिखाई दे रहा है। ठीक है, क्योंकि अब देख रहे हैं
महत्वपूर्ण बात है। आप देख रहे हैं, इसका मतलब यह हुआ कि वही देख रहे हैं जो देखना चाहते हैं। वो सब कुछ नहीं देख रहे जो दिखाई पड़ रहा है। अर्जुन चिड़िया की आंख देख रहा है। सारे लोगों से द्रोणाचार्य ने कहा है चिड़िया की आंख देखो, और वो क्या देख रहे हैं? जो कुछ दिखाई पड़ रहा है सब देख रहे हैं। इसी द्रोणाचार्य कह रहे सब गलत हो, कुछ नहीं। हमने कहा चिड़िया की आंख देखो और तुम वो सब कुछ देख रहे हो जो दिखाई दे रहा है, मीनिंग देर बाय कुछ देख ही नहीं रहे हो। ठीक है, देख रहे होते तो वही देखते जिसे देखने को कहा गया है, और जिसे देखने को कहा गया जब वही आप देखेंगे तो देखने का कोई परिणाम होगा। इसीलिए अर्जुन ने जब कहा हमें सिर्फ चिड़िया की आंख दिख रही है, तो उन्होंने कहा कि अब लगाओ निशाना, लगेगा। ठीक है, क्योंकि वही देख रहे हो जो देखने को कहा गया। तो दर्शन माने है देखना। देखने का मतलब यह हुआ कि जो देखने को कहा गया वो देखो, वो सब कुछ न देख लो जो दिखाई दे रहा है। जैसे कोई आया, उसने आपके पैर छुए, ठीक है, तो ये न देखिए कि उसने पैर छुए। ये देखना ठीक देखना नहीं है। ये देखिए क्यों छुए, श्रद्धा है उसके पीछे कोई मांग है, ठीक है, उसके पीछे चमचागिरी है, ठीक है, उसके पीछे खुद को महान दिखाने की आकांक्षा है। खुद को महान दिखाने के लिए भी लोग आपके पैर छू लेंगे। क्या है उसके पीछे? ठीक है, यह है सम्यक दर्शन। ठीक है, इसी को दर्शन कहते हैं। ये पैर छूने के पीछे का दर्शन है, क्यों छुए गए। और जब इस ढंग से आप देखेंगे तो लोग आपसे डरना शुरू कर देंगे। इसलिए नहीं कि आप एक बदतमीज आदमी, नो, कतई नहीं। इसलिए कि उनकी हरकतों के पीछे जो कुछ छुपा है वो आप न सिर्फ जान पा रहे हो बल्कि उनके मुंह पे कहे भी दे रहे हो। और अगर कह नहीं रहे हो, ठीक है, तो कम से कम उन्हें इतना समझ में आ जाता है कि साहब बेवकूफ बनाना कठिन है, और फिर वो आपसे डरना शुरू कर देंगे। हमसे जो लोग डरा करते हैं उसका कारण यही है। हमें मालूम रहता है कि हमसे लोग क्यों डरते हैं। जैसे कहते हैं ना कि आपसे लोगों को डर लगता है, क्षितिज बताया करते हैं कि नहीं लोग आपसे डरते हैं। तो डरने कारण ये थोड़े हम किसी काट लेते हैं क्या, किसी को मारते हैं क्या ना। आपकी जो असल हरकतें हैं वो हम सामने सामने कह देते हैं कि ये है असल बात, ठीक है, और इसलिए आपको डर लगता है। ठीक है, तो दर्शन करना चाहिए। हम ये देखेंगे कि दो काज ऑफ एक्शन हमारे सामने है। एक कहता है कि खेत वापस दिलाया जाए, ठीक है, और एक मकान को हटाने से संबंधित है, ठीक है। तो हम ये देखें कि इन दोनों काज ऑफ एक्शन, इसमें कौन सा ऐसा है कि जिसको हल किए बिना दूसरे का समाधान हो ही नहीं सकता। अगर हम रेवेन्यू कोर्ट में मुकदमा दाखिल कर दें तो रेवेन्यू कोर्ट खेत से तो हटवा देगा अतिक्रमण, यानी खेत आपका जो दूसरे के कब्जे में है उसे वापस दिला सकता है, इसमें कोई दो मत नहीं, दिला सकता है। लेकिन खेत कहां वापस हुआ? जब तक मकान मौजूद है तब तक तो खेत और मकान ये वापस हुआ। मकान छोटा भी हो सकता है, मकान बहुत बड़ा हो सकता है, उसमें मकान भी है, मैरिज लॉन भी है, एक मॉल भी बना दिया है, ठीक है, पार्किंग की भी जगह छोड़ दी है, ठीक है। अब ये सब संपत्तियां कृषि योग्य नहीं बची,
मकान, खेत, वो मकान, पार्किंग, मॉल, मैरिज लोन, क्या वापस कैसे हो? खेत दिला देगा रेवेन्यू कोर्ट। लेकिन खेत में ये सब चीजें बन गई हैं, और वो जो कुछ चीजें बनी वो सब खेत का ही भाग है। जो शेष खेत है उतना ही रेवेन्यू कोर्ट दिला सकता है, क्योंकि रेवेन्यू कोर्ट की कोई अधिकारिता आवासीय, व्यावसायिक, वाणिज्यिक आदि संपत्तियों पर नहीं है। एक्सक्लूसिव जुडिक्शन उसका कृषि योग्य संपत्ति पर है। तो हम हमेशा ये देखेंगे कि ये जो दो प्रश्न आए हैं, इनमें से कौन सा प्रश्न मूल है जिसको हल किए बिना सारे विवाद का समाधान हो ही नहीं सकता। आप खेत वापस मांग रहे हो, जब तक मकान है, जब तक मैरिज लोन है, जब तक पार्किंग है, जब तक मॉल है, तब तक खेत वापस नहीं हो सकता। खेत और ये चीजें वापस हो सकती हैं, लेकिन खेत वापस नहीं हो सकता। ये दर्शन है समस्या का, इसीलिए दर्शन आना चाहिए। और दर्शन आप समझने के लिए मार जाने दिमाग में कौन कौन सी बातें लाना शुरू करते हो। दर्शन माने जाने क्या होता होगा, कुछ भी नहीं होता। दर्शन माने बस सम्यक दर्शन है। सम्यक दर्शन मतलब सम्यक देखना है। ठीक से देखिए, ठीक से देखिए तो कुछ और दिखेगा। जो आप ठीक से देखेंगे तो वो नहीं दिखेगा जो सामान्य तौर पर देखने से दिखता है। सामान्य तौर पर देखने से दिख रहा है कि पैर छुए हैं, ठीक से देखने में दिख रहा ना, मजबूरी ने पैर छुए हैं, व्यक्ति ने नहीं। चमचागिरी ने पैर छुए हैं, व्यक्ति ने नहीं। ठीक है, इसीलिए रोज भगवान के सामने तुम झुकते हो और कोई परिणाम नहीं होता, क्योंकि तुम झुके ही कब? तुम्हारी मजबूरी झुकी, तुम्हारी चमचागिरी झुकी, तुम्हारा डर झुका, ठीक है, तुम्हारी खुद को महान दिखाने की आकांक्षा झुकी, तुम्हारी खुद को बहुत भक्त दिखाने की आकांक्षा झुकी। ठीक है, तुम नहीं झुके, तुम नहीं झुके। तुम कब झुके? और तुम जब झुकोगे, झुकने का परिणाम तभी होगा। इसलिए तुम भगवान जी के चरणों में लेट जाओ, तब भी कुछ नहीं हो रहा। और रोज लेटते हो, क्या होता है? कुछ भी नहीं होगा, भी नहीं, क्योंकि लेटे क्यों हो? धन मिल जाए, पद मिल जाए, प्रतिष्ठा मिल जाए, एग्जाम में पास हो जाओ, तो कौन झुका है, कौन लेटा है? मजबूरी, मांग, ये लेटी है, तुम नहीं लेटे हो। और जिस दिन ये पूरा हो जाता है उस दिन झांकते तक नहीं हो उधर। ठीक है, कुछ नहीं है। तो सम्यक दर्शन देखना ही है बस। आपने देखा खेत चाहिए, और खेत तो मिल ही नहीं सकता जब तक ये चीजें मौजूद हैं। ठीक है, तो अब यद्यपि खेत के संबंध में अधिकारिता सिविल कोर्ट की नहीं है, खेत के संबंध में अधिकारिता किसको है? रेवेन्यू कोर्ट को। ठीक है, खेत के संबंध में अधिकारिता रेवेन्यू कोर्ट को है, लेकिन चूंकि इस मामले में खेत दावेदार को मिल ही नहीं सकता जब तक कि वे संपत्तियां जिनके संबंध में न्याय निर्णय का हक सिविल कोर्ट को है, ठीक है, वहां से न हटे, यानी खेत से न हटे, तब तक खेत नहीं वापस मिल सकता। इसका मतलब इस मामले में जो मूल प्रश्न है वो सिविल है। मूल प्रश्न इस मामले में सिविल न्यायालय द्वारा संज्ञान करने के योग्य है। ठीक है ना, मूल प्रश्न हम हमेशा उसी को कहते हैं जो इसेंशियल है, जो आवश्यक है, जिसके बिना कुछ हो नहीं सकता।
जिसका आप जैसे आपका मूल स्वभाव, ठीक है, निर्दोष होने का है। ठीक है, मूल का मतलब होता है जो आपका, जो लेकर आए, जो किसी ने दिया नहीं। आपका मूल स्वभाव निर्दोष होना है। जो आप दोषी दिख रहे हैं ये तो आरोपित है, परिस्थितियों ने किया है, समाज ने किया है, संस्कारों की वजह से हुआ है। और अगर ऐसा न हो तो सुधार का कोई उपाय ही नहीं है, फिर दंड देने का कोई मतलब नहीं बचेगा। क्योंकि दंड आपको परेशान करने के लिए थोड़ी देना है, अपने सुधार के लिए देना है कि सुधर जाओ, ठीक है, डरो, न करो वैसा। ठीक है, तो अगर मूल आप में न हो, निर्दोषिता मूल रूप से न हो, तो फिर तो किसी चीज का कोई मतलब बचेगा ही नहीं। मारो मार डालो, आदमी सुधर थोड़ा ही जाएगा। ठीक है, जहर का मौलिक गुण, अमृत का मौलिक गुण भिन्न, उस मौलिक को नहीं बदला जा सकता। ठीक है, मौलिक बदल ही नहीं सकता। अब तो साइंस और धर्म दोनों, धर्म तो बहुत पहले से ये बात कहता है, साइंस भी कहती है। साइंस भी क्या कहती है? साइंस कहती है तत्व को नष्ट नहीं किया जा सकता, जो है वो है, उसे अनहुआ नहीं किया जा सकता, प्रारूप परिवर्तित किया जा सकता है। लकड़ी है, राख बनाई जा सकती है। ठीक है, राख कंडे में बदली जा सकती है, कंडा ईंधन में बदला जा सकता है, लेकिन तब भी रहेगा इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन ही। ट्रांसफॉर्मेशन हो सकता है, ठीक है, अनहुआ नहीं किया जा सकता। ऐसे ही हम लोग, हमारे अंदर जो बोल रहा है वो हमेशा रहेगा। हम हो सकता कुत्ते बन जाए, हो सकता बिल्ली बन जाए, हो सकता बंदर, फॉर्म बदल सकता है, ठीक है, प्रारूप बदल सकता है, लेकिन जो मौलिक तौर पर है वो कभी नहीं बदल सकता। ठीक है ना? तो जो मूल है आदमी का स्वभाव, वो तो निर्दोषिता है। तो मूल हमेशा देखिए, मूल का मतलब जिसके बिना कुछ हो नहीं सकता। तो इस विवाद में जो मौलिक तौर पर हम देखते हैं, तो ऐसी संपत्तियों का प्रश्न अंतर्ग्रस्त है जिनके संबंध में संज्ञान की अधिकारिता सिविल न्यायालय को है। ठीक है, जब तक मकान, मॉल, पार्किंग, मैरिज लॉन ये खेत पर मौजूद है, तब तक खेत वापस नहीं हो सकता। ठीक है, और आपको खेत वापस चाहिए। तो जब किसी मामले में 2 या 4 प्रश्न अंतर्ग्रस्त हों और निर्धारण ये करना हो कि कहां मुकदमा फाइल करें, तो हमेशा ये देखिए कि कौन सा अनुतोष है जिसको दिए बिना वादी को पूर्ण संतुष्टि ये होगी ही नहीं। ठीक है, और वो अनुतोष आखिर कौन सा न्यायालय दे सकता है? ठीक है, वो अनुतोष जो न्यायालय दे सकता है वही एप्रोप्रिएट न्यायालय है उस काज ऑफ एक्शन पर मुकदमा दायर करने के लिए। यद्यपि उस मामले में अंतर्ग्रस्त सभी वाद कारणों पर सुनवाई करने का अधिकार उस न्यायालय को नहीं है, लेकिन मूल रूप से चूंकि जो काज ऑफ एक्शन अंतर्ग्रस्त है उस पर्टिकुलर मामले में, उस पर सुनवाई का अधिकार उस विशेष न्यायालय को है, इसलिए यह कहा जाएगा कि उस न्यायालय को उस वाद पर क्षेत्राधिकार है। क्यों? इसलिए क्योंकि उसमें अंतर्ग्रस्त वाद कारण उस प्रकृति का वाद कारण है जिस प्रकृति के वाद कारणों पर संबंधित न्यायालय को क्षेत्राधिकार होता है। ठीक है, तो सिविल प्रकृति का वाद कारण, इसका मतलब यह हुआ कि अगर किसी मामले में एक से अधिक प्रश्न अंतर्ग्रस्त हैं, एक से अधिक वाद कारण, ठीक है, समाहित हैं, तो उस मामले के संबंध में परीक्षण करने पर यदि यह ज्ञात होता है कि इस मामले में मौलिक तौर पर ऐसा मामला अंतर्ग्रस्त है
जिसको निर्णित किए बिना वादी को पूर्ण संतुष्टि हो ही नहीं सकती, ठीक है, तो उस मामले में अंतर्ग्रस्त सभी वाद कारणों पर सिविल न्यायालय को सुनवाई की अधिकारिता हो न हो, ठीक है, लेकिन फिर भी उस न्यायालय उस वाद कारण पर सिविल न्यायालय को संज्ञान करने की अधिकारिता होगी। क्यों? क्योंकि सेक्शन 9 कहता है कि सिविल वाद नहीं, सभी सिविल प्रकृति के वादों पर संज्ञान करने की अधिकारिता सिविल न्यायालय को है, ठीक है। तो सिविल वाद वो वाद हुआ जिसमें निस्संदेह जितने प्रश्न अंतर्ग्रस्त हैं वे सब सिविल न्यायालय द्वारा संज्ञान के योग्य हैं। और सिविल प्रकृति का वाद वो हुआ जिसमें जितने प्रश्न अंतर्ग्रस्त हैं, यद्यपि उन सारे प्रश्नों पर न्याय निर्णयन की अधिकारिता सिविल कोर्ट को नहीं है, लेकिन फिर भी उसमें जो मौलिक प्रश्न अंतर्ग्रस्त है, अर्थात जिस पर न्याय निर्णयन के बिना वादी को पूर्ण संतोष ये हासिल ही नहीं होगा, ठीक है, वो मामला क्योंकि सिविल न्यायालय द्वारा संज्ञान के योग्य है, इसलिए इस मामले में अंतर्ग्रस्त सभी प्रश्नों पर संज्ञान करने की अधिकारिता सिविल न्यायालय को न होते हुए भी यह मामला सिविल प्रकृति का वाद समझा जाएगा और इस पर संज्ञान की अधिकारिता सिविल न्यायालय को होगी, ठीक है ना। तो सिविल प्रकृति के वाद, इन पर चूंकि संज्ञान की अधिकारिता सेक्शन 9 में सिविल कोर्ट को मिली है, इसलिए सिविल कोर्ट का जुडिक्शन बढ़ गया, ठीक है ना। ये सिर्फ सिविल वाद नहीं सुनेगा, ये सिविल प्रकृति के वाद सुनेगा, ठीक है। और सिविल प्रकृति का वाद का मतलब यही हुआ कि एक से अधिक प्रश्न अंतर्ग्रस्त हैं, सब पर संज्ञान की अधिकारिता सिविल कोर्ट को नहीं है, लेकिन जो मौलिक प्रश्न है, मौलिक प्रश्न अर्थात जिसको न्याय निर्णित किए बिना उस मामले का समाधान हो ही नहीं सकता, वो प्रश्न क्योंकि सिविल न्यायालय द्वारा संज्ञान के योग्य है, इसलिए उस पूरे मामले को सिविल नेचर सूट माना जाएगा, ठीक है ना, और उस पर संज्ञान की अधिकारिता सिविल न्यायालय को आएगी, ठीक है। जैसे आप स्वभाव से बदतमीज हैं, स्वभाव से लोभी और लालची, ठीक है, तब भी हर आदमी देवता नहीं है, ठीक है। आदमी तो परफेक्ट हो ही नहीं सकता, केवल ईश्वर परफेक्ट हो सकता है। दृष्टिकोण कोई अपना लीजिए, ठीक है, तो गुणों के दृष्टिकोण से भी आदमी परफेक्ट नहीं हो सकता, वो ईश्वर ही हो सकता है। तब भी हम लोग कहते हैं उनका नेचर बेहतर है, नेचर ठीक है, ठीक है। नेचर का मतलब होंगी बुराइयां होंगी, लेकिन बुराइयों का प्रतिशत इतना ज्यादा नहीं है कि उन्हें एक बुरा आदमी कह दिया जाए, ठीक है। वो ओवरऑल नेचर से एक ठीक आदमी है। नेचर का मतलब बहुतायत, किस चीज की ज्यादा है, तो सिविल प्रकृति का वाद मीनिंग देयर बाय मौलिक प्रश्न जो अंतर्ग्रस्त है वो चूंकि सिविल न्यायालय द्वारा संज्ञान के योग्य है, इसलिए अन्य प्रश्न भले ही सिविल कोर्ट द्वारा संज्ञान के योग्य न भी हो, लेकिन फिर भी उस मामले में सिविल न्यायालय को अधिकारिता रहेगी, क्योंकि मकान दुकान हटाए बिना खेत वापस नहीं हो सकता और राजस्व न्यायालय सिर्फ खेत हटवा सकता है, और खेत से अगर अतिक्रमण हट भी गया तो भी मकान दुकान इससे नहीं हटेगा, और जब तक ये वहां है तब तक खेत वापस नहीं हुआ, इसलिए सिविल न्यायालय को अधिकारिता होगी, यद्यपि खेत के संबंध में अधिकारिता उन्हें है, ठीक है ना। तो मूल प्रश्न चूंकि सिविल न्यायालय द्वारा संज्ञान के योग्य है, इसलिए यह मामला सिविल प्रकृति का है और इस पर संज्ञान की अधिकारिता सिविल न्यायालय को ही होगी, ठीक है। इसके बाद जैसा हमने पहले कहा कि मौलिक तौर पर पहले मतलब जो बात मानी जाएगी तो यही मानी जा सकती है कि चीजें उसी रूप में हैं जिस रूप में वो उत्पन्न हुई थी, उनमें अशुद्धि की कल्पना नहीं की जा सकती, क्योंकि अशुद्धि तो आरोपित है, अशुद्धि तो बाहर से आती है। मौलिक तौर पर चीज जैसी है
वैसी ही है, यही माना जा सकता है। जो ये कहता है कि नहीं चीज अशुद्ध हुई है, उसी पर यह भार होना चाहिए कि वो दर्शित करे कि चीजें अशुद्ध हो गई हैं। तो मौलिक तौर पर क्या है, सभी सिविल वाद नहीं, सिविल प्रकृति के वाद, इस पर संज्ञान की अधिकारिता सिविल कोर्ट को है। तो प्रथमतः अगर न्यायालय के समक्ष जो मामला प्रस्तुत किया गया है उसमें अंतर्ग्रस्त जो प्रश्न है वो संपत्ति संबंधी है या पद संबंधी है, और यदि उसमें एक से अधिक प्रश्न अंतर्ग्रस्त है तो जो मौलिक प्रश्न है वो संपत्ति संबंधी या पद संबंधी है और उस पर सिविल न्यायालय का जुडिक्शन रोका नहीं गया है तो वो सिविल न्यायालय द्वारा संज्ञान के योग्य है। रोका गया या नहीं रोका गया, ठीक है ना, ये एक ऐसा सवाल है जिसे उस व्यक्ति को हल करना चाहिए जो ये कहता है रोका गया है। ठीक है, मौलिक तौर पर कल्पना यही की जा सकती है कि नहीं रोका गया होगा। ठीक है, मौलिक तौर पर तो हम यही मानकर चल सकते हैं। इसीलिए जो कानून और सिद्धांत विकसित हुआ है वो इस आधार पर विकसित हुआ है, क्योंकि देखिए जब आप मुकदमा फाइल करने जाएंगे उस समय न्यायालय के समक्ष सिर्फ आप होंगे। ठीक है, जिसके खिलाफ आप मुकदमा फाइल कर रहे हो वो उस समय नहीं होगा। मुकदमा दावा दायर करते समय वादी ही न्यायालय के समक्ष होता है। जब वादी मुकदमा दायर कर देगा मीनिंग देर बाय आदेश 4 नियम 1 उसकी व्यवस्था के मुताबिक जब मुकदमा दायर हो जाएगा देन द कोर्ट विल इशू द समन्स अंडर ऑर्डर 5। ठीक है ना, क्योंकि पक्षकारों को जो आदेशिकाएं जारी होंगी वो कहां, आदेश 5 में, और जो साक्षियों को जारी होंगी वो कहां, आदेश 16 में। ठीक है, दोनों आदेशिकाओं को जारी किए जाने से संबंधित आदेश हैं, लेकिन एक साक्षी और एक पक्षकार है। 16A भी है। 16A कारागार में निरुद्ध व्यक्ति अगर उनकी आवश्यकता है तो उनको प्रोसेस कैसे जारी होगा उसकी व्यवस्था करता है। तो आदेशिकाओं के संबंध में आदेश 5, 16 और 16A। तो सवाल यह है कि जब आप सिविल सूट फाइल करेंगे उस समय न्यायालय के समक्ष सिर्फ और सिर्फ वादी होगा, यानी आप होंगे, प्रतिवादी नहीं होगा। और आपने जो मामला प्रस्तुत किया है उसमें संपत्ति संबंधी या पद संबंधी प्रश्न अंतर्ग्रस्त है। तो प्रथमता तो यही माना जाएगा कि सभी सिविल प्रकृति के वादों को सुनने की अधिकारिता सिविल न्यायालय को है, और सिविल प्रकृति का मामला कौन सा है जिसमें संपत्ति संबंधी प्रश्न या पद संबंधी प्रश्न अंतर्ग्रस्त है, या फिर अगर एक से अधिक मामले अंतर्ग्रस्त है तो मौलिक प्रश्न या जो मूल प्रश्न अर्थात जिसको हल किए बिना अन्य प्रश्नों को हल किया जाना संभव नहीं है, वो मौलिक प्रश्न संपत्ति संबंधी या पद संबंधी है। इसलिए मामला सिविल न्यायालय के द्वारा संज्ञान के योग्य है। आपका मामला दायर हो गया, अब प्रोसेस जारी होगा और आदेश प्रतिवादी आएगा। ठीक है ना, तो प्रतिवादी अब यह कहेगा कि साहब अमुक कानून है जिसके द्वारा इस मामले में सिविल न्यायालय का संज्ञान रोका गया है। ठीक है, या तो अभिव्यक्त रूप से या अभिविक्षित रूप से, या प्रतिवादी यह कहेगा इसमें जितने प्रश्न अंतर्ग्रस्त हैं, ठीक है, उनमें से जो मौलिक प्रश्न है, ठीक है, उनमें जो मौलिक प्रश्न है जिसको हल किए बिना अन्य सारे प्रश्नों का निर्धारण हो ही नहीं सकता, ठीक है, वो चूंकि सिविल न्यायालय द्वारा संज्ञान के योग्य नहीं, इसलिए यह मामला सिविल न्यायालय के द्वारा संज्ञान के योग्य नहीं। उदाहरण हम दे देते हैं, जैसे एक लेबर ने, ठीक है, दूसरे के मकान पर कब्जा कर लिया,
इस लेबर के, ठीक है, समर्थन में कुछ आए, कुछ उस लेबर के समर्थन में आए, ठीक है, और दोनों में इस ढंग का झगड़ा नहीं हुआ कि क्रिमिनल मामला बन जाए, ठीक है, लेकिन झगड़ा हुआ, ठीक है, और मैनेजमेंट ने बीच में मध्यस्थता करनी चाहिए, ठीक है, मैनेजमेंट की मध्यस्थता को दोनों पक्षों ने नहीं माना और हड़ताल हो गई। अब क्या हुआ, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट शुरू हो गया है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट शुरू हो गया, ठीक है, एक और लेबर है, एक और मैनेजमेंट है, लेकिन प्रारंभिक तौर पर जो मामला शुरू हुआ था वो मकान के कब्जे को लेकर शुरू हुआ था, जो अभी भी बना हुआ है, ठीक है, मकान किसे मिलना चाहिए, लेकिन अब मकान का प्रश्न गौण हो गया है, अब तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट शुरू हो गया, और इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट में यह भी आ गया कि तुमने बहुत दिन पहले बोनस नहीं दिया था और तुमने छुट्टी हमारी वो कर दी थी, जब लड़ाई होती तो 20 बातें आ जाती हैं। अब इस मामले में मकान संबंधी प्रश्न भी अंतर्ग्रस्त है और अन्य प्रश्न भी अंतर्ग्रस्त हैं, लेकिन मकान संबंधी प्रश्न का समाधान हो भी जाए तो भी अब ये इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट खत्म होने वाला नहीं है, क्योंकि अब तो इसमें बहुत सारी चीजें जुड़ गई, छुट्टी की, पेंशन की, बोनस की, इसकी उसकी, इसलिए नो डाउट मकान के संबंध में संज्ञान की अधिकारिता सिविल न्यायालय को है, लेकिन अन्य मामलों पर संज्ञान की अधिकारिता किसे, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल को, ठीक है, तो नो डाउट सारे मामले इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल द्वारा सुने नहीं जा सकते, क्योंकि मूल वो मकान वाला वो तो नहीं सुन सकते, लेकिन अब इस पर अधिकारिता इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल की होगी। क्यों? क्योंकि इस वाद की जो प्रकृति है वो औद्योगिक विवाद की हो गई, ठीक है ना, और औद्योगिक विवाद के संबंध में जो विधायिका है उसने क्षेत्राधिकार किसको दे दिया, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल को एक्सक्लूसिवली। इसलिए अब प्रतिवादी ये कह सकता है कि जो विवाद है इसमें ये तो अभिव्यक्त रूप से, ये विवक्षित रूप से किसी जो विधि है उसके द्वारा सिविल न्यायालय का संज्ञान रोका गया है, ये प्रतिवादी कह सकता है जब वो आएगा। जब आपने दायर किया था तो दायर हो गया, आपने तो सिर्फ इतना दिखाया कि संपत्ति संबंधी या पद संबंधी प्रश्न अंतर्ग्रस्त है, इसलिए दायर हो गया, लेकिन अब प्रतिवादी है, ठीक है, तो प्रतिवादी ये कहता है, तो प्रतिवादी के कथनों के, अच्छा जुडिक्शन संबंधी सवाल जो होते हैं उनके बारे में सिद्धांत यह है कि उनको वाद की सुनवाई के प्रारंभ में ही निर्धारित कर देना चाहिए, करता कोई नहीं है वहां, ठीक है, करते सब लास्ट में ही है, ठीक है, लास्ट में करते, अर्थात क्या हुआ, आपने मुकदमा दायर किया, प्रतिवादी है, उसने कहा कोर्ट को जुडिक्शन नहीं है, और उसने कहा कोर्ट को जुडिक्शन न होने के साथ साथ, क्योंकि डब्ल्यूएस देंगे ना, डब्ल्यूएस देंगे, लिखित कथन प्रस्तुत करेंगे, आपने लिखित कथन में कहा कोर्ट को जुडिक्शन नहीं है। दूसरी बात यह है कि ये जिस अधिकार का दावा करते हैं उसके हकदार नहीं है। तीसरी बात यह है कि सूट टाइम बार्ड है। चौथी बात यह है, ऐसे करके आप अपनी बात कहेंगे, फिर इश्यूज निर्धारित होंगे, ठीक है। अब इन इश्यूज में से कायदे में टाइम बार्ड का इशू और जुडिक्शन का इशू सबसे पहले निर्धारित कर दीजिए, ठीक है ना, ताकि अगर जुडिक्शन नहीं है या सूट टाइम बार्ड है तो यहीं पर मामला खत्म हो जाए, ठीक है। आगे सुनवाई क्यों चले, अननेसेसरी कोर्ट का टाइम क्यों बर्बाद हो, ठीक है। तुम्हें अपील करनी जाओ करो, अपीलेट कोर्ट अगर निर्धारित कर देगा कि नहीं आपने गलत डिसाइड किया, जुडिक्शन था या टाइम बार्ड नहीं हुआ था, तो शुरू हो जाएगा, ठीक है। लेकिन कोई वहां ये नहीं करता, कारण ये कि जो जूनियर डिवीजन सिविल या जूनियर डिवीजन सबसे निचला सिविल न्यायालय होगा ना, उसमें डरते हैं, तो क्या करेंगे, इशू बना दिया और कहेंगे अब अंत में पूरा मुकदमा चल गया, और जब निर्णय करने बैठे तब डिसाइड कर दिया कि क्या है, क्षेत्राधिकार नहीं है, और इसी एक बिंदु पर, बाकी किसी पर निर्णय नहीं किया, इसी एक बिंदु पर खारिज, क्योंकि क्षेत्राधिकार नहीं है। यह सब पर निर्धारित किया, क्षेत्राधिकार भी नहीं है, कालबाधित भी है, और साथ साथ यह भी है, ठीक है। ये टैक्टिस वहां अपनाई जाती है, जिस वजह से सिविल सूट
ठीक है, पेंडिंग रहते हैं। लेकिन कायदा ये कहता है कि बिल्कुल शुरुआत में जुडिक्शन का पॉइंट निर्धारित कर दीजिए, करता कोई नहीं है। ठीक है, तो प्रतिवादी ने जुडिक्शन का पॉइंट उठा दिया, तो आपको अभी निर्धारित करना चाहिए। तो किस आधार पर हम निर्धारित करें? ठीक है, तो कोर्ट हमेशा वादी ने जो कहा उसके आधार पर निर्धारित करेगा। ठीक है ना, प्रतिवादी जो कहता है उसके आधार पर नहीं, हमेशा वादी जो कहता है उसके आधार पर। ठीक है, मुकदमे का नाम है अब्दुल्ला बिन अली वर्सेस गलप्पा। इसमें जो मामला था उसमें वादी का यह कहना था कि ये हमारे मकान पर जबरदस्ती कब्जा करके बैठ गए, यानी ये ट्रेसपासर हैं, अतिचारी हैं। ठीक है, हमारे मकान पर, इसलिए इन्हें बेदखल करने की अधिकारिता सिविल न्यायालय को है। क्योंकि ट्रेसपासर, इसे बेदखल करने की अधिकारिता सिविल न्यायालय को है। ठीक है, यह तो निर्विवाद है कि संपत्ति संबंधी प्रश्न अंतर्ग्रस्त है। भाई, मकान का प्रश्न अंतर्ग्रस्त है तो निर्विवाद है कि संपत्ति संबंधी प्रश्न अंतर्ग्रस्त है। लेकिन हमने आपको, जब हमने शुरुआत की थी सीपीसी की, तो हमने कहा था कि किराएदार, ठीक है, इसके संबंध में रेंट एंड कंट्रोल एक्ट, उसमें नियुक्त विहित प्राधिकारी, उसको भी अधिकार है। ठीक है, और किराएदार अगर एक निश्चित किराए तक का मामला है तो लघुवाद न्यायालय उसके द्वारा संज्ञान लिया जाएगा। ठीक है, और अगर लघुवाद न्यायालय और रेंट एंड कंट्रोल एक्ट के अंतर्गत गठित विहित प्राधिकारी दोनों की अधिकारिता नहीं है तब सिविल कोर्ट। ठीक है, और अतिचारी का मामला है तो भी सिविल कोर्ट। ठीक है, वादी का कहना है यह अतिचारी है इसलिए हम सिविल कोर्ट में लाएंगे, प्रतिवादी का कहना नहीं, हम किराएदार इसलिए सिविल कोर्ट को संज्ञान की अधिकारिता नहीं, या तो एससीसी सूट या रेंट एंड कंट्रोल एक्ट में, क्योंकि उन दोनों मामलों में सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार अभिव्यक्त रूप से रोका गया। तो न्यायालय जो सुनेगा वो अतिचारी के आधार पर, वो ये मानकर चलेगा अतिचारी है। ठीक है, ये अतिचारी से संबंधित मामला है क्योंकि वादी ये कह रहा है ये अतिचारी है। ठीक है, ये न्यायालय मानकर चलेगा कि आप अतिचारी हैं और हमें अधिकारिता है। अब सुनवाई होगी, सुनवाई में दो बातें हो सकती हैं, या तो ये पाया जाए कि अतिचारी है, ठीक है, और या ये पाया जाएगा अतिचारी नहीं है। दो ही बातें तो पाई जाएंगी, तीसरी नहीं पाई जा सकती। तो प्रारंभिक तौर पर न्यायालय यही मानकर चलेगा कि अतिचारी से संबंधित मामला है क्योंकि वादी ने ऐसा कहा। ठीक है, लेकिन आफ्टर ट्रायल, विचारणा के बाद अगर न्यायालय इस निष्कर्ष पर आता है कि अतिचारी ही है तो अनुतोष दे देगा वादी को, जिसका वो हकदार होगा। और अगर वो इस निष्कर्ष पर आए कि अतिचारी नहीं है, वाकई ये किराएदारी है, ठीक है ना, किराएदारी ही है, अब दो बातें फिर देखा जाएगा कि वादी ने बेवकूफ बनाया था न्यायालय को, ठीक है, चतुराई पूर्ण, ठीक है, चालाकी भरे अभिकथन करके ताकि सिविल न्यायालय को संज्ञान आ जाए। इनफैक्ट स्थिति क्या थी कि वादी को क्या मालूम था या वो सद्भाव पूर्वक ये विश्वास करता था कि ये अतिचारी है? ठीक है, दो बातों में से कौन सी बात थी? अगर ये पता लगा कि आपने सिविल न्यायालय को संज्ञान मिल जाए इसके लिए चतुराई से अभिकथन किए थे, आपका सूट डिसमिस, खत्म हो गई बात। ठीक है, आपका सूट डिसमिस, अब जाइए अपील में, अपील में निर्णय बदल जाएगा तो बदल जाएगा, नहीं तो गया, और अब टाइम बार्ड भी हो गया। ठीक है ना, अब देखा जाएगा। ठीक, और अगर उसने ये पाया कि नहीं, वो सद्भाव पूर्वक ये विश्वास करता था कि हमें जुडिक्शन है, यानी सिविल कोर्ट को जुडिक्शन है, तो वादी को सूट वापस भी किया जा सकता है कि जाइए प्रॉपर कोर्ट में फाइल करिए। ठीक है ना, ठीक है, और अगर मानिए ये भी हो सकता है ट्रायल कोर्ट डिग्री कर दे, ठीक है, ट्रायल कोर्ट डिग्री कर दे और अपीलेट कोर्ट में जाकर ये मामला डिसाइड हो, ठीक है,
कि सिविल कोर्ट को जुडिक्शन नहीं था और वादी सद्भाव पूर्वक ये विश्वास करता था जुडिक्शन है, तो भी अपीलेट कोर्ट क्या करेगा? ठीक है, लोअर कोर्ट की डिग्री को तो न्यूलिटी मानेगा, ठीक है, न्यूलिटी मानेगा, लेकिन प्रॉपर कोर्ट में दाखिल करने के लिए सूट वापस कर देगा, ठीक है ना। और अगर अपील फाइल ही ना हुई, ठीक है, ये भी हो सकता है अपील फाइल ना हो, तो भी ये डिग्री शून्य है, हमेशा हमेशा शून्य है, क्योंकि जब भी वादी इसे लागू कराने की कोशिश करेगा, भले ही वो सद्भाव पूर्वक विश्वास करता था कि सिविल न्यायालय को जुडिक्शन है, लेकिन विदाउट जुडिक्शन पारित डिग्री हमेशा शून्य है न्यायालय की निगाह में, इसलिए शून्य ही है, ठीक है ना। तो जहां तक जुडिक्शन का सवाल है, ठीक है, यह न्यायालय को होना ही चाहिए, और जुडिक्शन है या नहीं है इसका निर्धारण हमेशा वादी के कथनों के आधार पर होगा, प्रतिवादी के कथनों के आधार पर नहीं होगा। और प्रतिवादी अगर यह कहता है जुडिक्शन नहीं है, तो उसे ही यह साबित करना पड़ेगा कि जुडिक्शन नहीं है, बर्डन ऑफ प्रूफ उसी पर होगा, ठीक है ना। अब एक बात बची है कि मानकर, ठीक है, अगर जुडिक्शन मान लीजिए एक्सप्रेसली या इंप्लाइडली बार्ड भी कर दिया किसी स्टैट्यूट ने, ठीक है, किसी अब उसने विधि ने सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार अभिव्यक्ति अविवक्षित रूप से रोक भी दिया, तो क्या सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार पूर्णतः समाप्त हो जाता है, या कुछ परिस्थितियां हैं जिनमें तब भी सिविल न्यायालय का क्षेत्राधिकार बना रहेगा? इसी प्रश्न पर मुकदमा चल रहा है, किसमें? जो मथुरा, कृष्ण जन्मभूमि और आपका ज्ञानवापी, इसके प्रश्न उठाए गए हैं, इसमें इसी प्रश्न पर निर्धारण चल रहा है वर्तमान में कि जो उन्होंने पूजा स्थल अधिनियम बनाया था कांग्रेस में, ठीक है, जिसमें यह लिखा कि 1947 जिस दिन भारत आजाद हुआ, उस दिन जिन पूजा स्थलों की जैसी स्थिति थी वैसी ही रहेगी, उसके संबंध में कोई सिविल सूट नहीं आएगा सिवाय राम जन्मभूमि के, ठीक है, क्योंकि उस समय तक राम जन्मभूमि का प्रश्न न्यायालय के समक्ष चला गया था। क्या उसने वाकई, ठीक है, प्रश्न जो कृष्ण जन्मभूमि या ज्ञानवापी का मसला है उसके संबंध में मुकदमा लाने की अधिकारिता समाप्त कर दी? इसी पर न्याय निर्णय चल रहा है, ठीक है। यानी अगर कोई अधिनियम सिविल कोर्ट का क्षेत्राधिकार किन्हीं विशेष प्रश्नों के संबंध में, ठीक है, अभिव्यक्ति अविवक्षित रूप से रोक देता है, तो क्या सिविल कोर्ट का क्षेत्राधिकार पूर्णतः समाप्त हो जाता है, या उसके बाद भी सिविल न्यायालय को क्षेत्राधिकार रहता है? क्या स्थिति है, इस पर कल बात करेंगे, और संभवतः कल हो जाना चाहिए।